हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो नया इंटरफेस चेंज हुआ है उसमें आप किस तरीके से बिड पार्टिसिपेशन कर सकते हो, किस तरीके से बिड पार्टिसिपेट होगा। साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे कि बिड जब आपको पार्टिसिपेट करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे गए हैं, उनको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, और सही वे में एक फुली कॉम्प्लाइड बिड आप किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जब से ये नया इंटरफेस अपडेट हुआ है ना, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि लोग बिड को सर्च नहीं कर पा रहे, या फिर काफ़ी सारे लोगों को बिड पार्टिसिपेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप नए इंटरफेस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपनी बिड सर्च कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिड आप किस तरीके से पार्टिसिपेट आप कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिड पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड बिड पार्टिसिपेशन होता है। साथ ही साथ समझेंगे कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, और डॉक्यूमेंट रीड करने का मतलब डॉक्यूमेंट जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसमें किस तरीके से आपको हर एक डॉक्यूमेंट के मतलब हर एक क्लॉज के अगेंस्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया अपनी जेम प्रोफाइल पे। समझते हैं कि किस तरीके से आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बिड वाले सेक्शन में जाएंगे। बिड वाले सेक्शन में जाने के बाद जिस भी कैटेगरी का आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है, हम लोग आज के इस वीडियो में प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर कवर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर में कौन कौन से जो भी बिड आपको पार्टिसिपेट करनी है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको नया इंटरफेस में यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जिस भी कैटेगरी का आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है आप उसे सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए मुझे अलमीरा के टेंडर देखने, तो मैंने अलमीरा की कैटेगरीज को सिलेक्ट किया। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, मुझे अलमीरा के टेंडर दिखाना स्टार्ट कर देता है। अलमीरा के साथ साथ अगर आपको टेबल कैटेगरी के टेंडर भी देखने, तो आप टेबल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कैटेगरीज के ऑप्शन आपकी प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद तब आएंगे जब आपने इस कैटेगरी का कोई भी कैटलॉग अपनी प्रोफाइल में क्रिएट कर रखा होगा। ये वो कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज का कैटलॉगिंग मेरी प्रोफाइल में हो रखा है। उसी के बाद ही सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे टेंडर दिखाना स्टार्ट करता है। मतलब जो भी आपने कैटलॉगिंग कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग ही टेंडर आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा। अब यहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट बाय का। मतलब आप बिड फिल्टर कर सकते हो एंड डेट के अकॉर्डिंग। मतलब ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे जल्दी अगर टेंडर जो क्लोज हो रहा है वो आपको पहले दिखाया जाए, या फिर आपको लेटेस्ट मतलब जो भी अभी रिसेंटली पार्टी निकला है टेंडर वो आपको पहले दिखाया जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लेटेस्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। लेटेस्ट फर्स्ट का मतलब जिसकी स्टार्ट डेट अभी लेटेस्ट ही स्टार्ट हुई है, मतलब अभी हाल ही में टेंडर निकला है और डेडलाइन उसकी आगे जाके है। अब जिस भी टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करना है आप उसके अंदर जाएंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट करते हो और उस टेंडर में अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ना आपको क्रिएट रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कोई नया टेंडर निकलता है तो स्टार्टिंग के 4 डेज में यहाँ पे क्रिएट रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अपने बिड से रिलेटेड, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बायर ने क्या मांगा है उस बिड में, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, या फिर स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो आप अपना जो क्वेरी है यहाँ पे डाल सकते हो। आप ये क्वेरी आप यहाँ पे डालोगे, ये क्वेरी आपके बायर के पास पहुंच जाता है। बायर के लिए ये मैंडेटरी है इस क्वेरी का रिप्लाई करना। अगर बायर इस क्वेरी का रिप्लाई नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर आगे जाके कल को जब वो टेंडर ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर उनको टेंडर ओपन ही नहीं करने देगा। उन्हें पहले टेंडर को एक्सटेंड करना पड़ेगा 7 डेज के लिए, तब उसको क्वेरी का रिप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो टेंडर ओपन होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बायर से डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट रिप्रेजेंटेशन पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और बायर के लिए मैंडेटरी है इसका रिप्लाई करना।
स्टार्टिंग के 4 दिन में ये विंडो ओपन रहती है, 4 दिन बाद ये विंडो क्लोज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको माई रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। माई रिप्रेजेंटेशन में क्या है, मतलब अगर आपने कोई क्वेरी पूछी होगी उस टेंडर के अगेंस्ट में, तो आपको वो देखने को मिलेगी। दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे माई रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी चलते हैं टेंडर पार्टिसिपेशन के ऊपर। एक ऐसा टेंडर देख लेते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे हों काफी ज्यादा, ताकि मैं आपको दिखा भी पाऊँ कि वो टेंडर में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा टेंडर ओपन करने का जहाँ पे काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हो, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, और हर एक डॉक्यूमेंट का जो बायर ने मांगा है उसके अगेंस्ट में आपको क्या ऑफर करना है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना है, ताकि जो आपकी बिड है वो डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाए। ओके, तो जैसे ये एक टेंडर है, अब इस टेंडर में मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट का ऑप्शन आता है। पार्टिसिपेट पे आप क्लिक करोगे। पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे तो बिडिंग का जो प्रोसेस है, बिडिंग पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब किसी भी टेंडर को आप पार्टिसिपेट करने तब जाओगे, पहले आप ये चेक करोगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं है। तो एलिजिबल हो कि नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखने हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है वो समझते हैं, कि बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन आपसे क्या क्या मांगे गए हैं। अब सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आपको अपने पास्ट वर्क ऑर्डर देने होते हैं, सिमिलर कैटेगरी के जो भी आपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके परचेज ऑर्डर, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेशन, उसका वर्क ऑर्डर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको वो प्रेजेंट करना होता है। कितना करना है वो यहाँ पे लिखा होता है, ईयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 साल का। तो मतलब लास्ट 2 ईयर्स के हमें वर्क ऑर्डर यहाँ पे इस बिड में सबमिट करने हैं। तो इसका एक पॉइंट बना लेते हैं हम। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिड पार्टिसिपेशन। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, पहले उसका एक चेकलिस्ट बना लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिकली आपसे मांगे गए हैं, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट फुलफिल करने हैं और क्या क्या उसमें लगाना है। दूसरा है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस में भी ना आपको पास्ट वर्क ऑर्डर ही देने होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन किया गया होता है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस कितनी देनी है। अब जैसे यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस मांगी गई है 20% की। अब 20% की पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है समझिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस में ना बेसिकली आपको क्या करना होता है, क्वांटिटी से कैलकुलेट करना होता है। जैसे इस बिड में अलमीरा कितनी मांगी गई है, 7 मांगी गई है। तो 7 का जो 20 पहले ये जो पास परफॉर्मेंस है, ये क्वांटिटी वाइज आपको कैलकुलेट करनी होती है। मान लीजिए कि इस टेंडर में 10 अलमीरा मांगी होती, 10 अलमीरा मांगी गई है, और पास परफॉर्मेंस कितना मांगा गया है, 20%।
तो 10 क्वांटिटी का 20% कितना हो गया, 2 क्वांटिटी। तो पहले आपने 2 क्वांटिटी कहीं ना कहीं आपने फुलफिल करी हो, या फिर आपने कहीं सप्लाई करी हो, उसका आपको वर्क ऑर्डर या फिर उसका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो देना है। अगर 50% मांगा गया होता और बिड की क्वांटिटी है 100, तो आपको 50 क्वांटिटी आपने पहले कहीं सप्लाई करी होती तो वो आपको प्रेजेंट करना है। तो ये पहले पास परफॉर्मेंस आपको पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। और इनकेस अगर किसी टेंडर में ये क्वांटिटी 1 है या फिर सिंगल है, तो फिर आपको वैल्यू से करना है। वैल्यू कैसे करना है, मान लीजिए कि उस टेंडर का जो टेंटेटिव जो कॉस्ट है या फिर टेंटेटिव बिड वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है, और जो पास परफॉर्मेंस मांगा गया है वो 20% मांगा है। तो 20 लाख के वर्क ऑर्डर पहले आपने कहीं पे 20 लाख का जो काम है वो आपने पहले कहीं करा होना चाहिए, वो आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर कैटेगरी हैविंग, ठीक है, दो मैंने कंसिडर कर ली, मतलब 7 का आप 20% निकाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दो कंसिडर कर ली, ज्यादा ही होगा। उसके बाद है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी का मतलब है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन ना आपको टेंडर के सबसे लास्ट में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, बिड स्पेसिफिक बायर एडेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो आपको यहाँ पे फर्निश करने हैं। तो सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट आपको एटीसी में आपसे मांगे गए हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख लेंगे। जो जेनरिक है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बट कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको देना है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द सप्लाई ऑफ सेम टू एनी गवर्नमेंट पीएसयू एनी री ओन्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद सप्लाई परचेज ऑर्डर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब जो हमने ऊपर मांगा गया है 2 साल का, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आपको जो एक्सपीरियंस देना है वो एनी गवर्नमेंट सेक्टर का देना है, पीएसयू का देना है, या फिर री ओन्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का देना है। तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे देंगे। इफ द एजेंसी इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई और एनएसआईसी, और ईएमडी, अगर इस टेंडर में ईएमडी भी मांगा गया है, देख लेते हैं। ओके, इसमें ईएमडी तो नहीं मांगा गया है, बट अगर इस टेंडर में ईएमडी मांगा गया होता तो आपको यहाँ पे बायर ने मेंशन किया है कि अगर आप ईएमडी के एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एमएसएमई या फिर एनएसआईसी जो भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको फर्निश करना है। तो आप एमएसएमई लगा सकते हैं, आपके पास एमएसएमई है तो आप एमएसएमई लगा सकते हैं। एडवांटेज ही है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है उसका लगाने का। उसके बाद है एक्चुअल डिलीवरी जो होनी है वो इस एड्रेस पे होनी है। बायर ने आपको बता दिया है कि आपको अगर कर को कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको डिलीवरी इस लोकेशन पे करनी है। उसके बाद ये जेनरिक क्लॉज है, ये भी जेनरिक क्लॉज है, ये भी जेनरिक क्लॉज है, जेनरिक है, और ये भी जेनरिक क्लॉज है, ये भी जेनरिक है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन। अब यहाँ से आपसे ओईएम ऑथराइजेशन आपसे मांगा गया है। Wherever authorized distributor service providers are submitting the bid authorization form certificate with OEM original service provider details such as name, designation, address, email ID and phone number required to be furnished along with the bid। मतलब आप जिस भी टेंडर को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें अगर ओईएम ऑथराइजेशन मांगा गया है और आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसका ओईएम कोई और है, तो आपको उससे ओईएम ऑथराइजेशन लेके देना है। और उस ओईएम ऑथराइजेशन में ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए ओईएम द्वारा। ओईएम कौन है, उसका नेम,
उसका डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन फोन नंबर, ये सारी चीजें जो आपका ओईएम ऑथराइजेशन है उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। तो ओईएम ऑथराइजेशन ये आपको देना है। उसके बाद ये जेनरिक क्लॉज है, ये भी जेनरिक क्लॉज है, ये भी जेनरिक है, ये भी जेनरिक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, अगर फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हैं किसी क्लॉज के अगेंस्ट में, तो वो आप दे सकते हैं। फिर ये भी जेनरिक है। स्कोप ऑफ सप्लाई ये भी जेनरिक है, ये भी जेनरिक है, आप इन्हें पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो ये परचेज प्रेफरेंस है, ये लोकल कंटेंट मेक इन इंडिया के अंडर आपको जो प्रोडक्ट है इसमें इस टेंडर में आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस दी गई है। तो आप देखेंगे ऊपर जाके मेक इन इंडिया परचेज प्रेफरेंस नो किया गया है और नीचे इन्होंने क्लॉज लगा दिया है मेक इन इंडिया के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हुआ हो, बट अगर मेक इन इंडिया प्रेफरेंस दिया गया है तो मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट आपको फर्निश करना होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसका उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो मेक इन इंडिया है, और वही यहाँ पे डाला गया है कि आप फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ये जेनरिक है, ये आईएसओ सर्टिफिकेट मांगा गया है 9001। तो आपका जो आईएसओ था सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। उसके बाद है मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट आपको देनी है, इस प्रोडक्ट की जो भी टेस्ट रिपोर्ट है वो आपको देनी है। उसके बाद इन्होंने डाला है कि द बिडर इज रिक्वायर्ड टू अपलोड अलोंग विद बिड रेलिवेंट सर्टिफिकेट सच एज बीआईएस लाइसेंस, टाइप टेस्ट 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 सर्टिफिकेट, अप्रूवल सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट। मतलब अगर बिड से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपको सबमिट करने हैं, कोई भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। To be eligible for award of contract, bidder और OEM must possess the following certificate reports on the date of bidding। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सक्सेसफुली तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको तब दिया जाएगा जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिड जो बायर हैं उनको फर्निश कर दोगे या फिर दिखा दोगे 21 अगस्त 2023 से पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या मांगा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सेंटर, बिडर ओईएम मस्ट हैव फंक्शनल सर्विस सेंटर इन द स्टेट ऑफ कंसाइनी लोकेशन इन केस ऑफ कैरी इन वारंटी। तो अगर जो भी यहाँ पे कंसाइनी है उस स्टेट में आपका जो है फंक्शनल सर्विस सेंटर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर डिटेल्स भी देनी है। तो ये दिल्ली का टेंडर है तो दिल्ली में आपका सर्विस सेंटर होना चाहिए। उसके बाद है एस्केलेशन मैट्रिक्स। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स भी आपको देना है। एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली एस्केलेशन मैट्रिक्स आपको एक हायरार्की बना के देनी है डिपार्टमेंट को कि आपको कल को कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर ये अवेलेबल बंदा नहीं है तो आपका उसका सीनियर का आपको नंबर देना है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने जो भी आपका हायरार्की है, सर्विस मॉड्यूल का हायरार्की है, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं विद डेजिग्नेशन। तो ये आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट है, उसके बाद वारंटी से रिलेटेड जनरल डिक्लेरेशन आपको देनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसकी वारंटी कितनी है, उसका डिक्लेरेशन आप देंगे जो भी बायर ने यहाँ पे मांगा गया है। वारंटी डिक्लेयर, वारंटी पीरियड ऑफ द सप्लाई प्रोडक्ट शेल बी 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की मांगी है तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है कि आप दे रहे हैं। आप ये बाकी पढ़ लेंगे। अब ये सारा जेनरिक है, जेनरिक है तो आपको क्या करना है, बाकी जेनरिक्स के जो भी क्लॉजेज हैं उनको आप कॉम्प्लाई करने कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, बिड एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन देनी है कि हम जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इसमें जो भी क्लॉजेज आपके इसमें लिखे हुए हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को एड्रेस करके डिक्लेरेशन दे देंगे कि वट एवर द
कंडीशंस आर रिटन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, वी आर एक्सेप्टेड इट। और आपको अगर कल को वो ऑर्डर या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप बायर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बिड एक्सेप्टेंस बेसिकली वो आपको एक रिटर्न में डिक्लेरेशन देनी है। तो ये जितने भी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं ना, बिड एक्सेप्टेंस, एक्सक्लेशन मैट्रिक्स, इन सब के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। तो एटीसी में तो डॉक्यूमेंट्स इतने ही थे। ऊपर आएंगे तो ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं और आगे चलते हैं। ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट हमने कवर कर लिया। उसके बाद क्या है, एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 2। एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 2 बेसिकली एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 2 कुछ नहीं होता। एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 और 2 का जो वो ना एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि बायर ने मान लीजिए आपको आपसे 10 डॉक्यूमेंट मांग लिए। अब वहां पे जो फाइल अपलोड होती है ना वो मैक्सिमम 10 MB की होती है, उससे ज्यादा वहां पे कोई भी फाइल अपलोड नहीं होती। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 और 2 में, कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है अगर वो स्पेस में एकोमोडेट नहीं हो रहे हैं तो आप वहां पे उसे अपलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आप वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आप वो स्पेस यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 और 2 का, अगर आपके पास कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं तो। उसके बाद है डीओक्यू स्पेसिफिकेशन, कंप्लाइंस ऑफ डीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें करना क्या होता है, आपको बेसिकली ये कॉम्प्लाइंस बना के देनी होती है। ये भी जो ये बेसिकली बायर की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, ये स्पेसिफिकेशन बायर को रिक्वायर्ड है। और प्लस यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर भी बायर ने डाला हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, एक लेटर हेड पे एक कॉम्प्लाइंस बना के देनी होती है, जहां पे आप मेंशन करेंगे एक जगह बायर की रिक्वायरमेंट और दूसरी जगह आप अपना जो ऑफर कर रहे हैं बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में वो आप वहां पे लिखेंगे। मतलब एक जगह बायर की रिक्वायरमेंट लिख दी, दूसरी जगह आप लिखोगे कॉम्प्लाइंस यस और नो, या फिर आप जो भी ऑफर कर रहे हो उसकी डिटेल्स आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो इसका भी अगर आपको कोई फॉर्मेट आपके पास है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको वो फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा। आप उससे आइडिया लेके कर सकते हैं कि किस तरीके से वो कॉम्प्लाइंस आपको बनानी है। अब पार्टिसिपेट करने के बाद बेसिकली जब आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी चेकलिस्ट रेडी हो गई है, जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इस बिड के अगेंस्ट में देने हैं वो आपकी रेडी हो गई है। तो ये मेरी चेकलिस्ट है इस बिड को पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब अगर आपको टेक्निकली इस बिड में क्वालिफाई होना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आप अयोग्य नहीं होंगे, इस बिड में योग्य होंगे। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करने के लिए जब आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है बिड डिटेल्स का। बिड डिटेल्स पे आप जब जाते हो तो यहाँ पे बिड की डिटेल्स आपको दी गई है कि बिड कब निकली है, कब एंड होगा। नीचे यहाँ पे बायर जी आपको दिख रहे हैं कि बायर कौन है इस बिड के। यहाँ पे आपको कंसाइनी भी देखने को मिलता है जहाँ पे आपको मटेरियल देना है। तो काफी देर से हमने वो पेज ओपन हो रखा था तो वो लॉग आउट हो गया। अब दोबारा से इस बिड को ओपन कर लेते हैं। पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे। पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है बिड डिटेल्स का, कब बिड निकला, कब खत्म हुआ, बिड एंड डेट, स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे दिया गया है। ये नया इंटरफेस है, पुराने इंटरफेस में अलग तरीके से देखने को मिलता था, बट लगभग चीजें वही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल चेंज हो गया है, बस थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे बिड वैलिडिटी आपको दी गई है। बिड वैलिडिटी क्या होती है वो समझिएगा। बिड वैलिडिटी होती है कि जब भी आप कोई टेंडर को पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो प्राइस डालते हैं वो कितनी देर कितने दिनों तक वैलिड है। मतलब इस बिड की जो ओपनिंग डेट है वो 21/8/2023 है। इसके बाद ये 180 डेज स्टार्ट होते हैं। अब इसके बाद जो 180 डेज हैं और आपने जो भी प्राइस इस बिड में कोट किया है या करोगे वो आपका प्राइस उतने दिन तक वैलिड है। आप कमिटेड हो बायर के साथ कि आप जो भी उसे सप्लाई दोगे 180 दिन के अंदर अगर आपको वो ऑर्डर मिलता है तो आप उसी रेट में दोगे। उसके बाद अगर बायर आपको मतलब 180 दिन के बाद अगर बायर इस टेंडर को इवेल्युएट करता है या फिर ऑर्डर देने की कोशिश करता है तो बायर को पहले परमिशन लेनी पड़ती है L1 वाले बिडर्स से कि आप उसी रेट में उसे सप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस बीच 180 दिन तक मान लीजिए बायर ने उस टेंडर को इवेल्युएट नहीं किया तो हो सकता है कि 180 दिन का जो ये टाइम था इस बीच वो मटेरियल आना बंद हो गया हो सकता है उसके प्राइसेस बढ़ गए हों। तो बायर को पहले कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि भैया जिस रेट में आपने कोट किया था उसमें आप उसे दे सकते हो आपकी नहीं दे सकते। बिड एंड डेट स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कब निकला कब खत्म हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बायर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि बायर कौन है। ऊपर यहाँ पे कंसाइनी आपको देखने को मिलता है कि कंसाइनी कौन है। इस वाले केस में दोनों ही सेम है। कंसाइनी वो लोकेशन होती है जहां पे आपको मटेरियल डिलीवर करना है। जहां पे आपको अगर कल को कोई ऑर्डर आता है तो ये कंसाइनी की लोकेशन ही वो लोकेशन है जहां पे आपको मटेरियल देना है। बायर से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। तो जब भी आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है हमेशा चेक करना है कि आपका कंसाइनी कहाँ पे है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि टेंडर निकला है दिल्ली से और मटेरियल देना है केरला में। तो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि कंसाइनी को चेक ही नहीं करते खाली बायर को देखा और बायर की लोकेशन के अकॉर्डिंग टेंडर का प्राइस कैलकुलेट किया और टेंडर सबमिट कर दिया। बट जब कल को ऑर्डर आता है तो पता चलता है मटेरियल कहीं और देना है। तो उस केस में फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी और आप नहीं दे पाते। तो उस केस में आपको पहले ही इंश्योर कर लेना है कि कंसाइनी कहाँ है और आपको डिलीवरी कहाँ करनी है। यही वो लोकेशन है जहां पे आपको डोर डिलीवरी देनी है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे। स्पेसिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है जो भी स्पेसिफिकेशन बायर की रिक्वायरमेंट है। जो भी बायर ने इस बिड को पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी करी है या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो भी स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट उनको चाहिए। उसके बाद नीचे जब आप पार्टिसिपेट पे करते हो तो सेलेक्ट कैटलॉग करोगे। सेलेक्ट कैटलॉग पे जब मैं क्लिक करता हूं ना तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे क्या दिखा रहा है यू हैव नो मैचिंग प्रोडक्ट अवेलेबल प्लीज अपलोड न्यू प्रोडक्ट मैचिंग बायर रिक्वायरमेंट। देखिए इस कैटेगरी का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मेरी प्रोफाइल में अपलोडेड है तभी सॉफ्टवेयर मुझे टेंडर दिखा रहा है। बट बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट मेरी प्रोफाइल में ना हो। अगर आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है या फिर जेम पे कोई भी कैटेगरी बेस्ड टेंडर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपका जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है वो बायर के स्पेसिफिकेशन से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर एक भी पैरामीटर ऊपर नीचे होगा ना तो सॉफ्टवेयर आपको टेंडर पार्टिसिपेट ही नहीं करने देगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डोर 2 है। हो सकता है मैंने जो अपनी प्रोफाइल में प्रोडक्ट अपलोड किया हो पहले वो उसमें नंबर ऑफ डोर 1 हो या फिर 4 हो। तो टेंडर सॉफ्टवेयर तभी पार्टिसिपेट करने देगा जब बायर की रिक्वायरमेंट को आप एग्जैक्ट मैच करोगे। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो सॉफ्टवेयर आपको टेंडर पार्टिसिपेट ही नहीं करने देगा या फिर इसी तरीके से आपको मैसेज देगा। अब इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो हमें क्या करना होता है हमें नया प्रोडक्ट अपलोड करना होता है बायर की रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए। तो प्रोडक्ट अपलोड करने के मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं। एक आप पेयरिंग क्लोनिंग कर सकते हैं दूसरा आप फ्रेश प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो पेयरिंग क्लोनिंग इजी वे है। पेयरिंग क्लोनिंग करने के लिए आपको क्या करना है मार्केट में जाना है और इस कैटेगरी के अंदर जाना है जिस कैटेगरी के अंदर टेंडर निकला है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी का नेम मेंशन है अल्मीरा स्टील वर्जन 2। तो आप क्या करोगे इस कैटेगरी के अंदर जाओगे। देखिए ये स्पेसिफिकेशन ना वो होती है जो बायर को रिक्वायर्ड है। तो बायर जब टेंडर बनाता है ना तो वो क्या करता है अपनी रिक्वायरमेंट कैटेगरी के अंदर जाके सेलेक्ट करता है या फिर जो भी प्रोडक्ट उसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिकेशन डालता है और जो भी प्रोडक्ट उसे मैच कर रहा होता है ना उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके बिड क्रिएट करता है।
तो उस प्रोडक्ट के जो टेक्निकल पैरामीटर होते हैं ना, वो बिड के टेक्निकल पैरामीटर बन जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पैरामीटर ऐसा हो कि आपको बिड में देखने को मिल रहा है बट यहाँ पे कैटेगरी में देखने को नहीं मिल रहा। कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट था तभी टेंडर निकला है, अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो टेंडर निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दी गई है। अब आपको करना क्या है, छोटी सी एक्टिविटी करनी है, आपको देखना है कि बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके ये सारे ही फिल्टर्स लगा के देखने। जैसे ये टेक्निकली स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्मीरा स्टील, ये जनरली कंफर्मिंग टू बीआईएस, ये एक ही पैरामीटर है तो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ अल्मीरा स्टील शेल्विंग कैबिनेट्स, इसे आप सेलेक्ट कर लोगे। तो आपको एक एक करके ना ये सारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करना है, और जो भी प्रोडक्ट कॉम्प्लाई कर रहा है बायर की रिक्वायरमेंट को, उसे आपको पेयर करना है, क्लोन करना है, ये देखते हुए कि आप उसे कौन सा दे सकते हो। आपको ब्रांड भी देखना है कि आप वो ब्रांड दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अनब्रांडेड है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अनब्रांडेड एक सेफेस्ट ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ब्रांड उसमें आप दे सकते हो। बट जो भी स्पेसिफिकेशन इसमें मैच कर रही है, आप एक एक करके ये सारे फिल्टर लगाओगे, और जो भी प्रोडक्ट कॉम्प्लाई कर रहा है बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे आप पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करने के बाद ना इस विंडो में जो वो प्रोडक्ट है वो 24 घंटे बाद आता है। 24 घंटे बाद बोल सकता हूँ, कभी कभार 5-6 घंटे भी आता है। 24 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ कि सेफेस्ट साइड है, मतलब 24 घंटे में तो आ ही जाएगा। कभी कभार 2 घंटे में भी आ जाता है, कभी कभार 7-7 भी आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम लगाता है। तो कहने का ये मतलब है, टेंडर आपका कोई सा भी हो, प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर आप एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आज ही का टेंडर है और आज ही आप उसे पार्टिसिपेट करने बैठ रहे हो, कैटलॉगिंग तो आप कर लोगे, बट इस विंडो के अंदर कैटलॉग आने में टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर टाइम लगाता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं और पहले से ही कैटलॉगिंग कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर कैटलॉग आने में सॉफ्टवेयर टाइम लगा देता है। तो मैं दिखा देता हूं कि अगर कैटलॉग फेच हो जाता है तो किस तरीके से दिखता है, और उसके आगे का प्रोसेस उससे समझते हैं। तो जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे, ये दूसरी बिड है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने इसलिए ओपन करी है ताकि मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस दिखा सकूं कि जब वो प्रोडक्ट फेच हो जाता है तो उसके बाद प्रोडक्ट किस तरीके से दिखता है। तो जैसे इस तरीके से वो प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा, आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे, आगे प्रोसीड करोगे। सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, इजीली टेंडर पार्टिसिपेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना है, तो जो भी आपका प्राइस है वो आपको यहाँ पे डालना है, पर यूनिट प्राइस डालना होता है, सब कुछ इंक्लूड करके डालना होता है। आपका प्रॉफिट, आपका टैक्स, आपके जितने भी खर्चे हैं सब आपको इंक्लूड करके यहाँ पे प्राइस डालना है। कल को जो परचेज ऑर्डर जनरेट होगा वो इसी प्राइस पे होगा, इससे ऊपर या इससे कम कोई भी पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो जितने भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी टैक्सेस हैं, सब इंक्लूड करके आपको यहाँ पे प्राइस कोट करना है। तो जब भी आप प्राइस कोट करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे टोटल प्राइस दिखा देगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी कर सकते हैं। इनक्रिप्ट एंड सेव करेंगे और आगे मूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट आपको वो अपलोड करने हैं जो आपने प्रिपेयर करें, जैसे अभी हमने चेकलिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे और एक एक करके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे।
अभी मैं ऐसे ही रैंडम एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग जो भी आपके पीडीएफ आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसे अपलोड करोगे। मैं ये खाली इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोसेस दिखा सकूं कि प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है, मैंने बताया आपको किस तरीके से चेकलिस्ट बनानी है और किस तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, उसे आप प्रिपेयर करोगे और इसे फिर आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सारे अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद लास्ट स्टेप है आपका यहाँ पे ओटीपी डालने का। वेरीफाई विद ओटीपी करोगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा और ओटीपी डाल के इस टेंडर को आप पार्टिसिपेट करोगे। ओटीपी डाला मैंने, टेंडर पार्टिसिपेट हो गया। पार्टिसिपेट होने के बाद यहाँ पे एक बिड पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंट भी आपका जनरेट हो जाता है। इसे भी आप चेक कर सकते हो और इसे सेव कर सकते हो अपने पास। बिड पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। अब बिड पार्टिसिपेट करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कोई प्राइस गलत कर दिया या डॉक्यूमेंट गलत कर दिया या प्रोडक्ट गलत कर दिया, तो यहाँ पे विड्रॉ बिड का ऑप्शन आता है। आप इसे विड्रॉ कर सकते हो और दोबारा रीपार्टिसिपेट कर सकते हो जब तक इसकी डेडलाइन क्लोज नहीं हो जाती। तो आप इसे विड्रॉ करोगे और रीपार्टिसिपेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, आप इसे रीपार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर जो है पार्टिसिपेट करना है। डॉक्यूमेंट्स जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको वो रिक्वायर्ड है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मेल कर दूंगा। ध्यान रहे कि वो खाली रेफरेंस के लिए है, आपको जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने तो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने। तो इस तरीके से ना आप लोगों को जेमपेन नया जो भी डैशबोर्ड अपडेट हुआ है उस पर आपको बिड पार्टिसिपेशन करना है। ये प्रोडक्ट बेस्ड बिड थी, आगे जाके मैं हर एक टाइप की बिड को आपको पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सारे ही बिड्स पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, चाहे वो कस्टम बिड है, बीओक्यू बिड है या सर्विस बिड है। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।